जब ये आ रही थी ना उससे मिलके, तो एक बच्चे की आत्मा, तो वो ना इसके सिर पे चढ़ गया था। या तो आपकी लड़की मरेगी। मैंने इसे फोन किया कि मैं जा रही हूँ मरने, तो कह रहा है क्या हो गया। मैंने बोला कुछ नहीं, तुम मेरे से शादी करो या तो मैं मर जाऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अब आपको हमारे फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने हमसे अपने ये रियल इंसिडेंट शेयर किए हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन कोई गलती अपने साथ ऐसी लेके चले जिससे ज़िंदगी भर वो उतार ना पाए। वैसे तो कलयुग के बारे में आप सभी ने सुना है, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में कहीं ना कहीं कलयुग का जिक्र हमेशा से ही चलता है। कहते हैं कलयुग एक ऐसा टाइम होगा जब इंसान इंसान को बेचने के लिए, मारने के लिए इस तरीके से बेकाबू हो जाएगा कि उसके ऊपर खुद का बस नहीं चलेगा। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हमें नंदनी ने भेजा है, जो कि गुड़गांव की रहने वाली है। उनका जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके पापा उनकी फैमिली को लेकर गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। मैं बिल्कुल गुड़गांव की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मामला एक लड़की का है, और इस हादसे में जो जो लोग इन्वॉल्व हुए उन्होंने किस तरीके से इनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया, आज वो आप देखेंगे। नंदनी ने बताया कि इनकी परवरिश गुड़गांव में ही हुई है। एक ऐसा एरिया है जो अपनी टेक्नोलॉजी और नौकरी देने वाली कंपनीज के लिए जाना जाता है। वहां पर इनकी परवरिश हुई। इनके परिवार में इनके पापा, मम्मी, बड़ा भाई और एक छोटी बहन, ये 5 जनों का परिवार जो बहुत हंसी खुशी रह रहा था। नंदनी ने बताया कि उनके पापा ने उनका एडमिशन स्कूल में करवाया था, गुड़गांव के ही। स्कूल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नंदनी ने बताया कि वो 8वीं क्लास में थी जब पहली बार एक लड़के से उनकी मुलाकात हुई। वैसे तो वो लड़का अक्सर स्कूल के बाहर, जैसे आप देखते हैं कि कुछ आवारा लड़के स्कूल के बाहर लड़कियों का वेट किया करते हैं, तो नंदनी जब स्कूल से निकला करती थी वो लड़का बाइक पर उनका पीछा किया करता था। कुछ टाइम तक जो लड़का था वो नंदनी का पीछा करता रहा, और उसके बाद नंदनी से बात करने के लिए वो रुका तो नंदनी ने पहले तो उसे मना कर दिया कि मैं बातचीत नहीं कर पाऊंगी, और इनके बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही चीज़ें चलती रही कि नंदनी जब भी अपनी दोस्तों के साथ स्कूल से बाहर निकलती तो वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाइक पे आया करता था और नंदनी से बात करने की कोशिश किया करता था। अब स्कूल तक की गारंटी तो टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड ले सकते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर की गारंटी कोई और नहीं ले सकता। नंदनी को उस लड़के ने इस तरीके से कन्विंस किया कि वो अपनी हवाबाजी में कहीं भी कमी नहीं छोड़ता था, और ये बहुत गलत चीज़ थी कि इतनी छोटी उम्र में नंदनी ने कहीं ना कहीं उस सुमित नाम के लड़के को हाँ कह दिया। बातचीत स्टार्ट हुई और कहीं ना कहीं नंदनी जो थी वो बात किया करती थी अपनी मम्मी के फ़ोन से। आज से 5 साल पहले की बात है, तो आप मान सकते हैं 2018-19 में चीज़ें किस तरीके से रही होंगी। नंदनी ने बताया कि इनकी बात चलते हुए 1 साल हो गया था। नंदनी अपनी मम्मी के फ़ोन से छुप छुप के बात किया करती थी, कभी कभार अपनी दोस्तों के फ़ोन से बात किया करती थी, और कभी कभार बाहर पीसीओ से बात किया करती थी जहाँ पर फ़ोन की ये सर्विसेज अवेलेबल थी। 1 साल बाद नंदनी के पापा को इस बारे में भनक लग जाती है, जब मिलते हुए किसी ने देख लिया था या फिर कहीं ना कहीं किसी ने इस चीज़ को लेकर उनके पापा को इन्फॉर्म कर दिया था कि इस तरीके से आपकी लड़की जो है वो आउट ऑफ ट्रैक जा रही है। जब नंदनी के पापा को इस बारे में पता चला तो नंदनी के पापा ने उन्हें बहुत मारा, और इस चीज़ को समझाने की पूरे परिवार ने कोशिश की कि तू अभी बहुत छोटी है। आज से 5 साल पहले की बात है, उस टाइम नंदनी जस्ट 8th क्लास में थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शर्मनाक हरकत होगी कि आज के टाइम पर एक 8th क्लास की लड़की जो है वो रिलेशन में आ रखी है। हालात इसी तरीके से चलते रहे, और जो नंदनी की फैमिली थी वो टाइम टाइम पर नंदनी को समझाती रहती थी कि भाई उस लड़के से तुम्हें दूर रहना है, वो लड़का तुमसे बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली अगर उस लड़के के पास बुलेट है तो आप समझ सकते हो कि वो कम से कम उससे 4 या 5 साल तो बड़ा था। और फाइनली नंदनी ने बताया कि जब इनका ब्रेकअप हो गया, हालांकि ब्रेकअप तो क्या ही बोलेंगे, निब्बा निब्बी आपस में दूर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं नंदनी ने बताया कि कुछ टाइम बाद उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। ये जो एक्टिविटीज इनके साथ स्टार्ट हुई, इसे नंदनी ने फेस किया और उसके बड़े भाई ने फेस किया कि जब ये लोग रात को सो रहे थे, एक रात इनके घर में इन्हें पायल छनकने की आवाज़ आती है, और ये दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पूरी रात नंदनी ने बताया कि मेरा भाई तो फिर भी कैसे न कैसे सो गया। मैं हनुमान चालीसा गाती रही पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस इस उम्मीद में थी कि कैसे भी मैं अपने मम्मी पापा को सुबह बताने वाली हूँ कि मेरे साथ कैसी अजीब अजीब सी हरकतें होने लग रही हैं। सुबह उठकर नंदनी ने अपनी मम्मी को बताया और पापा को बताया कि इस तरीके से रात को घर में छनकने की आवाज़ें आ रही थी, पायल छनक रही थी। किसी ने उसका बिलीव नहीं किया।
वक्त गुजरा, कैसे न कैसे नंदिनी अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन नंदिनी ने बताया कि आप बिलीव नहीं करोगे अक्षय, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना उस लड़के के बारे में हमेशा चलता रहा कि वो लड़का अपनी जगह सही था और हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। नंदिनी ने बताया कि धीरे धीरे उनके साथ ये चीज़ें होने लगी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी कि जब भी वो सोया करती थी उनके घर में सिर्फ उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। वो कहीं ना कहीं सुबह उठ के अपने मम्मी पापा को बताती और उनके जो मम्मी पापा हुआ करते थे वो भगवान की तरफ उनको धकेलते थे कि आप हनुमान जी की पूजा करो, आप खाटू श्याम की पूजा करो, कहीं ना कहीं भगवान को मानो। और नंदिनी अपनी तरफ से कोशिश करती हुई, लेकिन उनका ध्यान हमेशा उस बाइक वाले लड़के की तरफ रहता था जिसका नाम था सुमित। वो लड़का कहीं ना कहीं नंदिनी को हमेशा स्टॉक करता था और घर वाले हमेशा नंदिनी को समझाते थे कि इन चीज़ों से दूर रहो। लेकिन फिर दोबारा नंदिनी ने बताया कि इन चीज़ों को होते हुए 1 से 2 महीने बीत गए। अचानक से नंदिनी के मम्मी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि मुझे तुमसे मिलना है। नंदिनी की मम्मी को इतना मैसेज इसके बारे में नहीं पता था। आज के टाइम पर जो प्रीवियस जनरेशन है उनकी मम्मियों को भी नहीं पता होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नंदिनी की मम्मी के फ़ोन पर मैसेज आता है कि मुझे तुमसे मिलना है और नंदिनी ने बताया कि आप बिलीव नहीं करोगे अक्षय, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने उठा के सीधा कॉल मिला दिया। रात को 9:30 बज रहे थे, उस लड़के ने मेरे को बोला कि मुझे तुमसे मिलना है और मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नंदिनी ने बताया कि मैं ऐसे कठपुतली, आपने सुना है, इस तरीके से अपना फ़ोन पटक के मम्मी का सीधा उस लड़के से मिलने चली गई और वो लड़का वहाँ पर खड़ा था और मैं उसे देखकर बस ये सोच रही थी कि ये मुझसे अलग होने के बारे में बात ना करे। लेकिन नंदिनी के कहीं ना कहीं ख्यालातों में अपने घर वालों के बारे में चल रहा था कि मैं घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। नंदिनी जब उस लड़के से मिली तो वो लड़का बार बार यही बोल रहा था कि मैं तुझे भूल नहीं पा रहा, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। और नंदिनी बार बार यही बोल रही थी कि मैं अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकती, मेरे परिवार वालों ने मुझे समझाया है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, मेरी छोटी उम्र है और तुम्हारे में और मेरे में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उस लड़के ने उस टाइम पर शायद उस चीज़ को समझा और वो लड़का वहाँ से इतनी ही बात करके चला गया। नंदिनी वहाँ पर सूट पहन कर गई थी और उन्होंने एक दुपट्टा ले रखा था ताकि और जो वहाँ के लोग हैं वो नंदिनी को पहचान ना पाए, लेकिन ये नंदिनी की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि उन्होंने दुपट्टा ले रखा था, इसका कनेक्शन आपको आगे मिलेगा, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान से सुनिएगा। नंदिनी ने अपने दुपट्टे को घुमाया और वो अपने घर की तरफ वापस हो ली और जब वो घर पे आई उस दिन के बाद नंदिनी के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का पूरा गुच्छा चलने लगा। मतलब आए दिन रात को नंदिनी के पैर खींचे जाते, हाथ खींचे जाते, उनकी चुटियाँ खींची जाती और नंदिनी को बार बार ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर बैठ के कोई उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज़ें नंदिनी के साथ बहुत बढ़ने लगी, लेकिन नंदिनी को अभी इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में कितना और तहलका मचने वाला था। इसके बाद नंदिनी ने बताया कि जिस रात वो उस लड़के से मिलके आई थी उसके बाद नंदिनी का बिल्कुल ही पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया। पढ़ाई पे बिल्कुल मन नहीं लगता था और उनके साथ रात भर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। सुबह उठ के जब वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बताती कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो नंदिनी पे कोई भी भरोसा नहीं करता था। नंदिनी ने बताया कि मैं छुप छुप के उस लड़के को कॉल करती अपने मम्मी के फ़ोन से और जब मैं स्कूल जाती तो अपनी दोस्तों के फ़ोन से फ़ोन मिलाया करती थी और कैसे न कैसे उस लड़के से बात करने की कोशिश करती थी। हालांकि ये एक जाहिलपंती है कि आपके परिवार वाले आपको इतना समझा रहे हैं लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कुछ टाइम बाद नंदिनी ने डिसीजन लिया कि उस लड़के से मिला जाए। नंदिनी उनसे मिलती है अपने दोस्तों के फ़ोन से कहीं ना कहीं कांटेक्ट करके और उस लड़के को बोलती है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। और वो लड़का इतना शाना था, उसने क्या करा, पूरी प्लानिंग बिठाई और नंदिनी को एक कीपैड वाला फ़ोन दे दिया कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम मुझे बस मैसेज कॉल कर लेना और जब भी मिलना हो तो तुम मुझे बता देना। नंदिनी उस लड़के से कहीं ना कहीं कांटेक्ट किया करती थी और वो लड़का भी नंदिनी से बात किया करता था। धीरे धीरे इनकी बातचीत होने लगी और एक दिन पिताजी ने नंदिनी का फ़ोन पकड़ लिया। फ़ोन पकड़ने के बाद नंदिनी की बहुत अच्छे से पिटाई हुई, लेकिन नंदिनी उम्र के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उस लड़के के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अब वो बहुत ज़्यादा ढीठ हो गई थी और उन पे किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नंदिनी ने बताया कि जब मेरा फ़ोन पकड़ा गया मेरे पापा ने उस लड़के को फ़ोन करा, सुमित को, और घर पर बुलाया तो वो लड़का घर पर आया और उसने बताया कि हाँ मैं नंदिनी को पसंद करता हूँ, कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं आगे जाके नंदिनी से शादी करने वाला हूँ। बताओ, ये उस उम्र में बात चल रही है जहाँ नंदिनी 9th क्लास में है और उसको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। नंदिनी के पापा इतने बेचारे हो गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं नंदिनी को समझाने की कोशिश की और उस लड़के को भी बोला कि आप दोनों के बीच में 5-6 साल का एज डिफरेंस है, आप थोड़ा सा समझो कि चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। उस लड़के ने फिर भी बोला कि मैं जिस दिन सेटल हो जाऊँगा मैं नंदिनी से शादी करूँगा। उनके पापा ने जस्ट उस लड़के के पेरेंट्स से बात करनी थी कि कैसे ना कैसे उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा जाए, तो वो लड़का इतना शाना था, उसने साफ बोल दिया कि मेरे मम्मी पापा के पास फ़ोन नहीं है, बट मेरे बड़े भैया हैं जो घर में फ़ोन रखते हैं, बट वो अभी घर में नहीं है, ऑफिस में होंगे। बड़े भैया का नंबर दिया और नंदिनी के पापा ने जब बड़े भैया से बात की तो बड़े भैया ने बोला कि ठीक है, इनकी आगे जाके शादी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हुआ क्या, इसके बाद फिर भी नंदिनी के पापा उस चीज़ के अगेंस्ट थे, लेकिन नंदिनी के पापा ने ये सोचा कि नंदिनी को कहीं तो सबक मिलेगा, तो उन्होंने नंदिनी को ये बोल दिया ठीक है तुम्हारी आगे जाके शादी होगी, लेकिन तब तक तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी, तुम्हें फ़ोन पे बात करनी है करो, लेकिन तुम इस लड़के से मिलोगे नहीं। लेकिन नंदिनी ने बताया कि जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ऊपर तो एक ऐसा वशीकरण हो रखा था। अब इसके बाद नंदिनी ने बताया कि कहीं ना कहीं वो बहुत कम मिला करती थी सुमित से, और मिलती भी थी तो वो मंदिर जाया करती थी, कहीं ना कहीं बैठती थी, पार्क वार्क में टाइम स्पेंड करते थे। तो एक दिन नंदिनी ने बताया कि वो उनके साथ मंदिर गई थी सुमित के साथ, तो सुमित का फ़ोन उनके हाथ में था। जैसे आप जानते हैं कि लड़के कभी कभार झुकते हैं तो पैंट से फ़ोन निकल जाता है, तो उन्होंने नंदिनी का फ़ोन पकड़ाया हुआ था, नंदिनी ने अपनी चुन्नी में फ़ोन लपेटा हुआ था। अचानक से वो देखती है श्वेता नाम की लड़की का कॉल आता है, तो नंदिनी उस टाइम बहुत चौकन्ना हो जाती है। और नंदिनी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि बहुत सारी कॉल्स हैं जो डिस्कनेक्टेड है, मतलब सुमित ने अपने हाथ से कॉल काट रखी है, वहाँ पर अलग अलग लड़कियों के नाम है। उस दिन नंदिनी को पहली बार पता चलता है कि नंदिनी सुमित का पहला शिकार या आखिरी शिकार नहीं थी। सुमित बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ही चला रहे थे और उन सारी लड़कियों को शादी के वादे कर चुके थे। ऐसे लड़के सल्यूट है भाई, तुम्हारे लिए अलग ही वहाँ पर तेल उबल रहा है। नंदिनी को जब ये चीज़ समझ में आई तो नंदिनी ने जानबूझ के सुमित से ब्रेकअप किया, उनके बीच में लड़ाई हुई, और जब भी सुमित कॉल करते तो नंदिनी यही बोलती कि नहीं तुम उसी लड़की से बात कर लो जिससे तुम्हारी बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं नंदिनी ने थोड़ा तो दिमाग चलाया था, उन्होंने श्वेता का नंबर नोट डाउन कर लिया और आगे जाके जब श्वेता को कॉल करा और नंदिनी ने सुमित के बारे में पूछा कि तू भाई सुमित को जानती है, तो श्वेता ने सामने से बोल दिया कि हाँ वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी उससे डेली बात होती है। नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, वो समझ गई थी कि वो अकेली नहीं है, ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जिनके नंबर सेव थे और नंदिनी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन इनके बीच में इतनी कम उम्र में जो आपसी संबंध बन रहे थे, पता नहीं ये चीज़ें कहाँ तक जाने वाली थी। नंदिनी ने जैसे जैसे चीज़ें मुझे बताई 8th 9th 10th, और आज नंदिनी को इतना अफसोस होता है क्योंकि नंदिनी अब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही है। नंदिनी ने इस चीज़ को ठान लिया था कि वो अब सुमित से बात नहीं करने वाली, और इस चीज़ को होते हुए 12-15 दिन हो गए थे। फिर अचानक से जो फ़ोन दिया हुआ था वो तो फ़ोन ऑलरेडी अभी उसके पास था ही, नंदिनी के पास, तो सुमित का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दो, मैं मंदिर के पास खड़ा हूँ, यहाँ पर आके मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दो और अब हम अलग हो जाते हैं। नंदिनी इस चीज़ को सुन के खुश थी, लेकिन उनको अफसोस भी था कि अब हम अलग होने वाले हैं। नंदिनी जब मंदिर के पास जाती है फ़ोन देने के लिए, और वो जो लड़का था सुमित अपने हाथ में कुछ प्रसाद लेके खड़ा था, उसने नंदिनी को बोला कि मैं मंदिर से होकर आया हूँ, प्रसाद खा लो। नंदिनी ने बोला मेरा प्रसाद खाने का मन नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी, आप बताओ क्या है। फ़ोन दिया और नंदिनी को ये चीज़ बोली गई कि कोई नहीं अब हम अलग हो जाते हैं, और बार बार फोर्स करा गया नंदिनी को कि आप प्रसाद खा लो, प्रसाद खा लो। तो नंदिनी ने फाइनली वो प्रसाद खा लिया। अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि किन चीज़ों ने लाइफ में एंट्री ले ली होगी। नंदिनी ने बताया कि मैंने वो फ़ोन दिया और अपने घर पे वापस आ गई। घर पे वापस आने के बाद उसी रात वो जो लड़का था सुमित, वो अपनी गांव की ओर निकल गया, पता नहीं गांव कौन सा था। नंदिनी ने बताया उसी रात 10:30 बजे रात को मैंने अपनी मम्मी का फ़ोन उठाया और मैं घर से बाहर निकल गई और मैं सुमित को बैक टू बैक कॉल करने लगी कि मुझसे शादी करो, मुझे लेने आओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, अदरवाइज मैं अपनी जान दे दूंगी। नंदिनी के मम्मी के फ़ोन पर बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए जब उन्हें पता चला नंदिनी गायब हो गई। नंदिनी सिर्फ उसी लड़के का फ़ोन उठा रही थी जिसका नाम था सुमित, और सुमित अपने गाँव गया हुआ था। तो सुमित बार बार यही बोला था मैं कल आ जाऊँगा, हाँ मैं शादी भी कर लूँगा, तुम अपने घर चली जाओ अभी। लेकिन नंदिनी ने इस चीज़ को ठान लिया था कि जब तक सुमित नहीं आएगा वो घर नहीं जाएंगी। सुमित ने अपने बड़े भैया से फ़ोन करवाया, तो सुमित के जो बड़े भैया थे उन्होंने नंदिनी को पिक करा और वो एक होटल में लेके गए, जहाँ पर अब उनके भैया को भी डर लग रहा था कि मैं घर पे अगर लेके जाऊँगा तो क्या बोलूँगा। नंदिनी को वहीं पे ठहरा के कहीं होटल में, जान पहचान थी कि कम उम्र में भी ठहरा दिया, और वो जो भैया थे वो अपने घर आ गए और उन्होंने इस चीज़ का एश्योरेंस दे दिया था कि कल जब सुमित आएगा सबसे पहले मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। लेकिन जो नंदिनी के घर वाले थे उन्होंने रातों रात पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, और सुबह तक पुलिस वालों ने नंबर ट्रेस करके कहीं ना कहीं होटल से जो नंदिनी थी उन्हें वहाँ से निकाल लिया था। दोनों के घर वाले आते हैं, जहाँ पर सुमित के घर वाले आए थे, नंदिनी के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुँचे, तो नंदिनी के घर वालों ने सीधा बोल दिया कि हमें इस लड़के से ना ही कोई मतलब रखना और ना ही अपनी लड़की की शादी करवानी, हमारी लड़की अभी बहुत छोटी है। बड़ी मुश्किल से नंदिनी के घर वालों ने इनके बीच में स्पेस बना के रखा। जब ये पुलिस कंप्लेंट वाली बात हुई थी 2-2.5 महीने तक नंदिनी उस लड़के को भूलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से फिर 2-2.5 महीने बाद नंदिनी ने अपनी मम्मी का फ़ोन उठाया और रात के 10:30 बजे वो निकल गई घर के बाहर और सुमित को बैक टू बैक कॉल करने स्टार्ट कर दिया। इनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, लेकिन आज नंदिनी का जो रूप देखने को मिला, नंदिनी 10:30 बजे निकली और फ़ोन मिलाना शुरू करा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी।
सुमित वहाँ पर पहुंचा। सुमित ने नंदिनी को समझाया कि हम शादी कर लेंगे, 6 महीने का टाइम दो, चीज़ें ठीक होंगी। धीरे धीरे जो नंदिनी थी वो समझना शुरू करती है कि 6 महीने बाद सुमित जो है पूरी तरीके से मेरा हो जाएगा। नंदिनी को घर छोड़ा जाता है और सुमित अपने वापस आ जाते हैं। नंदिनी की हालत सुन के उनके रिलेटिव्स उनसे मिलने आए थे, जहाँ पर उनकी बड़ी मम्मी मिलने आई थी, जो कि गुड़गांव में ही रहती थी। पूरे मोहल्ले में ये चीज़ फेमस हो गई थी कि ये लड़की अपने काबू में नहीं रहती, कभी भी घर छोड़ देती है। तो जो बड़ी मम्मी आई थी नंदिनी की, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि नंदिनी के ऊपर कुछ करवाया गया, क्योंकि नंदिनी की आंखें जो थी वो चढ़ी रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी और नंदिनी को हमेशा रात को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील होती थी, जैसे छन छनाने की आवाज़ आना, बार बार गला दबना, कोई बार बार उनके फेस के आगे आ जाता था। तो जो बड़ी मम्मी आई थी उन्होंने बोला कि मैं एक भाभी को जानती हूँ, मतलब एक बच्ची है जिसकी शादी हुई है, 2 महीने हुए हैं अभी उनकी शादी को, तो उसके ऊपर उनके पितर आते हैं, तो उस लड़की को हम बुलाते हैं जिसकी शादी हुई है, उन्हें भाभी ही बोला गया कि भाभी को बुलाते हैं और भाभी जो है वो नंदिनी को चेक करेंगी और बता देगी अगर ऐसा कोई ऊपरी सीन होगा। उन भाभी को बुलाया जाता है, तो वो जो भाभी आती है वो नंदिनी को देखती है और बोलती है कि अभी मेरी डेट्स चल रही हैं, मैं 7 दिन बाद आऊँगी और फिर मैं बताऊँगी नंदिनी के ऊपर कुछ है या नहीं है। बड़ी मुश्किल से नंदिनी को 7 दिन तक काबू में रखा जाता है, जहाँ पर उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता। हालांकि जो सुमित नाम का लड़का था वो बैक टू बैक कॉल कर रहा था मिलने के लिए। जब 7 दिन बाद भाभी आती है तो वो बताती है कि नंदिनी जिस रात, मैंने जो बोला था हाईलाइट कर रहा हूँ मैं उसको दोबारा मैं याद दिला रहा हूँ, नंदिनी जिस रात 10 साढ़े 10 बजे उस लड़के से मिलने गई थी सुमित से, जब मैंने बताया सूट और घूंघट ले रखा था, नंदिनी ने जब घूंघट घुमाया तो एक बच्चे की आत्मा थी जो नंदिनी के सर पे आके बैठ गई। अब इसके बाद नंदिनी के घर वालों को पता चला इसमें तो किसी और का हाथ ही नहीं है, ये तो नंदिनी खुद ही अपने साथ किसी बच्चे की एंटिटी को लेके आ गई, जो उसके अंदर इस तरीके से बिल्कुल क्रेविंग कर देता था, बिल्कुल उनका मन एकदम से ऐसा मोहक कर देता था कि मुझे उस लड़के से मिलना है, मुझे बाहर जाना है, बच्चे की आत्मा जो है खेल रही है। घर वाले इस चीज़ को समझते तो उन्होंने भाभी के सामने बोला कि इसका इलाज क्या है, तो भाभी ने बोला कि मैं अभी पेट से हूँ तो मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने पितरों से कैसे ना कैसे पूछा, पितर बड़ी जल्दी नहीं आते जब एक महिला गर्भवती होती है, क्योंकि बच्चे की जान को बहुत खतरा होता है, और पितर जो अच्छे होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। वो जो भाभी थी उन्होंने बोला कि मैं नहीं बता पाऊंगी, तो आप देखिए अब आप आगे क्या कर सकते हैं, मैंने इतना बता दिया। नंदिनी ने बताया कि मेरे सामने ये चीज़ें मुझे पता चली कि सुमित का तो इस चीज़ में हाथ ही नहीं है, तो मेरी और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। और बार बार नंदिनी ये कोशिश कर रही थी कि यार मैं सुमित को गलत समझ रही थी, सुमित से मिलूं। नंदिनी की मम्मी इस चीज़ को प्लान करती है कि अब हमें अपने गांव वाले बाबा जी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो नंदिनी को अगले ही दिन मध्य प्रदेश की तरफ रवाना कर दिया जाता है उनकी फैमिली के साथ। तो जब नंदिनी की फैमिली उन बाबा जी के पास पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में, वहां पर बाबा जी एक ऐसी चीज़ बताते हैं जो मेरे लिए भी इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि ऐसा सस्पेंस खुलेगा। बाबा जी बताते हैं कि वो बच्चे की एंटिटी तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ जो करा गया है वो उस श्वेता नाम की लड़की ने किया था, जो कि बिहार की रहने वाली थी, और बिहार में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। फिर इनकी फैमिली ने पूछा कि ये लड़की है कौन, और वो लड़की और कोई नहीं थी, वो सुमित की गर्लफ्रेंड थी जो बिहार में रहने वाली थी, और सुमित ने उस लड़की का सहारा लिया था इस तरीके से नंदिनी के ऊपर वशीकरण करने के लिए। अब मेन मुद्दा आता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, बिना कुछ दिए लिए कैसे हुआ। तो नंदिनी ने ओवर द कॉल, जब मैंने आधी रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें कॉल करा, मेरे भी समझ नहीं आया था, तो नंदिनी ने बताया कि एक दिन सुमित ने उनसे सूट मांगा था उनका, तो ब्लैक कलर का सूट बहुत मना करने के बाद नंदिनी ने दिया। नंदिनी ने बोला कि किस लिए चाहिए, तो उस लड़के ने बोला मुझे आपके नाप का आपको एक सूट गिफ्ट करना है। नंदिनी ने बहुत बोला कि मैं चलती हूँ, मेरा नाप सामने सामने दिलवा दो। बहुत बोलने पे सुमित ने एक ब्लैक कलर का सूट इनसे लिया, और उस ब्लैक कलर के सूट पर ब्लैक मैजिक करा गया था, जहाँ पर उसे बिना धोए नंदिनी ने जस्ट यूज़ करके दे दिया था, क्योंकि सुमित ने बोला था मैं नाप करके तुम्हें वापस कर दूंगा। और आज तक 5 साल हो गए जहाँ पर नंदिनी का वो सूट वापस नहीं मिला है। बाबा जी ने बोला कि भाई सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस से लेकर शमशानी बहुत सारी एंटिटीज जो है इस लड़की के पीछे छोड़ी हुई हैं। अब बात आती है कि ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी। उन बाबा जी से बहुत बोला जाता है कि लड़की जो है बिल्कुल काबू से बाहर हो चुकी है, और इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा किसी ने कष्ट सहा तो वो नंदिनी के पापा थे। आज के टाइम पे वो इतना ज़्यादा अल्कोहलिक हो गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी टेंशन है कि उनकी बच्ची कभी भी घर छोड़ के निकल जाती है। नंदिनी ने ओवर द कॉल मुझे बताया कि वो लड़का इतना सुअर है। उस लड़के ने, जो सुमित नाम का लड़का था, उसने क्या करा, एक दिन नंदिनी को फ़ोन करा और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ आज की आज, और नंदिनी को गुड़गांव से अलीगढ़ बुला लिया। और अलीगढ़ पहुँचने के बाद जब नंदिनी ने कॉल करा तो उस लड़के ने बोला मैं तो मजाक कर रहा था, और नंदिनी का नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर नंदिनी को होश आया, उन्होंने अपने पापा को बुलाया, उनके पापा अलीगढ़ से उन्हें वापस लेके आए। पूजा पाठ करा गया, वहाँ पर सामग्री मंगवाई गई, क्रियाएं करवाई गई, और उसके बाद नंदिनी को पूजा के बाद ताबीज़ दिए गए। नंदिनी ने बताया कि घर पे आने के बाद काफ़ी लंबे अरसे तक
जो है सब कुछ ठीक चल रहा था। नंदिनी को वो लड़का कॉल करता था, नंदिनी कहीं ना कहीं इग्नोर करती थी। लेकिन एक दिन नंदिनी जो है नहाने के लिए घुसी और ताबीज उनका पता नहीं कहाँ रह गया, घर में से वो ताबीज़ गायब हो गया। उसी रात नंदिनी को फिर दोबारा किसी एंटिटी ने दबा दिया। वो एंटिटी दिखने में पूरी काली थी और बहुत लंबी हाइट थी उसकी, 8 से 9 फीट। उसके बाद आज तक 5 साल हो गए, आज तक सुन के हैरान हो जाओगे। नंदिनी ने बताया कि आज भी उस लड़के का अगर फ़ोन आ जाता है, नंदिनी एकदम से ऐसे हो जाती है कि सुमित ने बुलाया चलो। और जब भी नंदिनी के पेरेंट्स उसे समझाने चलते हैं, नंदिनी उस टाइम होश में होती है और नंदिनी रोती है। नंदिनी ने रोते रोते ये चीज़ मुझे बोली कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ सारी लड़कियों तक, सारे लड़कों तक ये चीज़ पहुँचाना कि ऐसी चीज़ों में ना पड़ो, बहुत अच्छा होगा। अपने माँ बाप से सारी चीज़ें डिस्कस करो। आपके माँ बाप के बारे में सोचो यार, अगर आप एक लड़की हो तो आपके माँ बाप पे क्या बीतेगी। बाप के लिए तो एक इज्जत कितनी मायने रखती है, और लड़का भी अगर ऐसा सब कुछ फंस गया किसी लड़की में, वही माँ बाप की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आपके माँ बाप ने इसलिए बड़ा नहीं करा कि आगे जाके आप इन ख्यालातों से जियो कि मैं मर जाऊँगा और ये कर लूँगा वो कर लूँगा। कहीं ना कहीं आपके माँ बाप ने अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया आपके ऊपर। तो आप समझ सकते हो मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन क्या है कि भाई मत पड़ो इन चक्करों में, मत पड़ो। ये चीज़ें बहुत नुकसान दे देती हैं। आपके भाई बहन हैं, कोई भी है, उनसे बातचीत करो, उन्हें समझाओ कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा दुखदायक होती हैं। ये 2-2 मिनट के रिलेशनशिप इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। आगे आके मैं आपको यही बोलूँगा, मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि यार मैं सब्सक्राइबर से इस तरीके से कनेक्ट होकर उनसे सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होती है, जो नए व्यूअर्स आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि मेरे को नहीं लगता यार इस तरीके से जो हम रखते हैं चीज़ें आपके सामने वो कोई और रख रहा होगा। आपकी बारी डिमांड पर हमने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है भाई, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ लोग आकर अपने रियल इंसिडेंट बताते हैं, आप खुद उसका हिस्सा बन सकते हो। तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। दिल्ली में हमारा सेंटर है, एक बार आप वहाँ बस मेंशन कर दीजिएगा हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम आपको पूरा गाइड करेगी, आपको बुलाया जाएगा, आप यहाँ पर कैमरे के सामने पूरा रियल इंसिडेंट अपना बता सकते हैं, और लोग आते हैं इसी तरीके से। इसके बाद अगर आप नहीं आ सकते, फिर भी आप जनता के लिए कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो आपके साथ कभी कोई रियल इंसिडेंट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से फेसबुक को दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। और हमारे सारे यूट्यूब चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके प्यार दो। जितना ज़्यादा आप दोगे उतना मोटिवेशन हमारा बना रहेगा। माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप का सहारा बनो, अब उन्हें आपकी ज़रूरत है। नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ऐसे पता नहीं अभी भी मेरे साथ ऐसा होता आ रहा है। 5 साल हो गए इस बात को, पर अभी भी ऐसा हो रहा है। ये है कि मैंने अभी उसे छोड़ा नहीं है पूरी तरह से, मैंने उसे नहीं छोड़ा। और आपने अभी मेरे को सोचते वही भी रोना आ रहा है कि पता नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं किया। उस टाइम भी मेरी उससे फिर बात शुरू हो गई थी, मैं फिर घर से चली गई। इस बार ऐसी चली गई, मैं सोची मैं मर जाऊँ जाके, मुझे घर ही नहीं जाना। क्योंकि मैं ऐसे थी, उसी का बस फ़ोन उठाती थी, ना तो मैं घर पे किसी से बात करती थी, ना किसी का फ़ोन उठाती थी।